ये सिखाया जाता था कि अगर लोग एजुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एजुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं। मुल्क के लिए कुर्बान होना तो सुना था, लेकिन मुल्क में निर्दोष लोगों की जान लेने वालों को हम क्या कहेंगे। ये वो आतंकी हैं जो भारत को दहलाना चाहते थे। दिन पे दिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जो खुलासे हो रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है, आतंकियों की ये पढ़ी लिखी जमात भारत में कुछ बड़ा प्लान कर रही थी, कुछ बड़ा करने की साजिश रच रही थी। लेकिन ऐसे में जो सवाल है आज के हमारे कि आतंकी साजिश में 9 डॉक्टरों के नाम, आखिर कैसे होता है डॉक्टर इंजीनियर जैसे पढ़े लिखे लोगों का माइंड वॉश। आतंक का धर्म से रिश्ता क्या है? क्या मजहबी कट्टरता ही आतंक की सबसे बड़ी वजह है? पढ़े लिखे लोगों को आतंकवादी बनाना सिर्फ एक सहयोग है या आतंक से जुड़े देशों और दहशतगर्द संगठनों की एक सोची समझी साजिश? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान इस पैनल में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर उमर अहमद इलियासी साहब, चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन। मेरे साथ मुमताज रिजवी साहब जुड़ रहे हैं, अमर जैदी साहब जुड़ रहे हैं, मोहम्मद फैज खान साहब जुड़ रहे हैं, मुफ्ती समून कासमी साहब, वकार भट्टी साहब। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा डॉक्टर उमर अहमद इलियासी साहब से। डॉक्टर उमर इलियासी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। नमाज का समय शुरू हो गया। नहीं, अब नहीं, अभी नमाज का समय, अजान हो गई ना, उनको मना कर दीजिए। नहीं, अब नमाज का समय शुरू, अजान हो रही, जा रही। रिजवी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो रेडिकलाइजेशन है सब, ये कैसे हो जाता है? मेरी समझ में नहीं आता। जिस देश में आप पैदा हुए, जिस देश में आप पले बड़े, जिस देश की योजनाओं का आपने फायदा उठाया, जिस देश की उच्च शिक्षा का फायदा उठाकर आपको डॉक्टर जैसा पेशा मिला, उस देश को बर्बाद करने चले हैं आप। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं समझता हूँ कि पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस तरह के चीज़ें, इस तरह के लोग सामने आते रहे हैं, इंजीनियर और अब डॉक्टर। और सिर्फ यही नहीं कि आप डॉक्टर्स को वो जो क्लिनिक में या हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वही इस तरीके से, बल्कि मैंने देखा कि जो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले वो भी जो है पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए बड़े पैमाने पे पकड़े गए हैं। तो इस तरह के लोग हैं, दहशतगर्द में शामिल तंजीमें वो एक्टिव रहती हैं। और ख़ास तौर से जो हमारा पाकिस्तान से इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लैश है और वो एक तरीके से ज़ख्मी शेर की तरह वो अपना जो है, या भेड़िए की तरह कह लीजिए, वो एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया तो वो लगा हुआ है। लेकिन आपको हैरानी नहीं होती ये जो बातें सामने निकल कर आ रही है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, इन दहशतगर्दों के बारे में जो खुलासा हो रहा है, आपको परेशान नहीं करता? एक भारत के नागरिक होने के नाते मुझे बहुत परेशान करता है इस सोच। देखिए, मुझे पुलवामा में भी परेशानी हुई, मुझे पहलगाम में भी परेशानी हुई, मुझे आज भी परेशानी हो रही है, मुझे खुदा न खास्ता कल भी परेशानी होगी। जब हम जान रहे हैं कि दुश्मन हमारा लगा पड़ा हुआ है, वो इस तरह के कामों में शामिल है, वो कुछ भी कर सकता है, तो फिर हमारी जो एजेंसियां हैं
उनको बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है। हमारी जो सरहदें हैं उनको बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है। और ये बात हम नहीं, हमारे जब अपोजिशन में थे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी, तो वो ये कहा करते थे अपने बयान में, और ना हो तो आप उसको सुनवाइए लोगों को, क्यों कहते थे कि जब सरहदें कमज़ोर होती हैं तब अंदर धमाके होते हैं। तो वही चीज़ तो आज भी लागू होती है। तो ये नहीं कमजोर होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि साहब सवाल, अरे सरहद के बाहर से जो आएगा उससे तो हमारी सेना निपट लेगी, लेकिन ये तो सरहद के भीतर है। अरे भाई तो काम जो लोग, ये रेडिकलाइजेशन कैसे होता है वही तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बताइए कि इसको कौन चेक करेगा, कौन जांच करेगा, कौन इस पर नजर रखेगा? क्या आम इंसान रखेगा क्या, कि जिसके पास हुकूमत है वो नजर रखेगा? सवाल तो ये है ना। आप जो है हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके जो आतंकवाद है उन पे काम करो ना, लेकिन उस पे काम नहीं होता है। उस पे काम नहीं होता। आज तक पुलवामा की जो है रिपोर्ट नहीं आ पाई है। जिस तरीके से पहलगाम में क्या हुआ, हमने ऑपरेशन चलाया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद तो हमें और अलर्ट रहने की जरूरत है ना। 2900 किलोग्राम धमाका खेज मादा आ जाता है, विस्फोटक जो है आ जाता है। भाई क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है? मैं यही तो कह रहा हूं, ये बहुत ही शर्मनाक है। पूरा देश देखिए इस मामले में हुकूमत के साथ पहले भी खड़ा रहा है, आज भी खड़ा है। मैं कह रहा हूं आज भी खड़ा है। जो सरकार कहे, जिस तरह से दहशतगर्दी को रोकने के लिए हम सब तैयार हैं, उसका ताउन करने के लिए, मदद कर, जो कहे हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदा के लिए दहशतगर्दी को रोका जाए, आतंकवाद को रोका जाए और चश्मा उतार दिया जाए। हाँ, और बार बार ये कि साहब अगर डॉक्टर भी आ जाए, इंजीनियर भी आ जाए, कोई भी आ जाए, हम कह रहे हैं, तो सवाल ये है। अभी जैसे आसाम के बोल रहे थे कि भाई पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, किसी का ब्रेन नहीं, पहले कहा जाता था जो पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, उसकी गरीबी का इस्तेमाल करके उसको रेडिकलाइज किया जाता है। साहब ये तो पढ़ी लिखी कौम है। कब गरीब इन्वॉल्व रहा है? क्यों? हमेशा आपने देखा इससे पहले नहीं, इससे पहले भी आपने देखा कि कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सब लोग रहे। हाँ, कहां गरीब, आप बताइए ना। ये क्यों? और दूसरी चीज ये, गरीब अमीर इससे मतलब नहीं होता है, कौन इस्तेमाल हो सकता है, बात ये होती है। तो हमें जो है उस पर नजर रखने की जरूरत है ऐसे लोगों की। और आपको याद होगा ISIS का बड़ा दौरा था जब शुरू आया था, और उस वक्त हमारे जो गृह मंत्री थे वो राजनाथ सिंह जी थे। उन्होंने क्या बयान दिया था पार्लियामेंट के अंदर, कि उन्होंने शुक्र अदा किया था कि हमारे देश चूंकि इतना स्ट्रांग है और लोग जो है इतना अवेयर हैं कि ISIS जो है यहाँ नहीं दाखिल हो पाया। याद है आपको? ये बयान आया था राजनाथ सिंह का। और एक वाकया आया था कि एक माँ ने अपने बेटे को मुस्लिम थी, अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया था। तो ये हमारा देश है, ये और यही होना चाहिए। मोहम्मद फैज खान रिजवी साहब, हमारी चिंता वाकई एक भारतीय होने के नाते हम सबकी चिंताएं बढ़ गई है। मोहम्मद फैज खान साहब, ये जो रेडिकलाइजेशन का भाव है ये आता कैसे? ये हम लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया साहब। जहां आप देखिए जिस तरह से एजेंसियां रेड कर रही है, एक के बाद एक लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ी चिंता नहीं बन गया आज के समय में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद। देखिए, ये जो आतंकवादी घटना हुई है इसको गरीबी से जोड़ना तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अबू आसिम आज़मी कह रहे थे कि गरीबी के कारण, शोषण के कारण जुल्म होता है, इसलिए आतंकवाद आता है। अब मैं आपको बताऊं, 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनवी आया, उसके बाद मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, बाबर, औरंगज़ेब, तैमूर लंग, मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, इनमें से एक भी गरीब नहीं था, किसी के साथ शोषण अत्याचार नहीं हुआ था। ये सब किंग थे, बड़े बड़े बैरिस्टर थे, फिर भी आतंकवादी लोग थे। नहीं, अंग्रेजों के बारे में भी बीच में गायब कैसा आ गया? किया अभी आधा घंटा, हम कह रहे हैं कि बीच में अंग्रेजों का भी नाम ले लो ना। मेरी बात सुनो, आपके साथ में नहीं बोलना, अंग्रेजों का नाम क्यों नहीं लेते? आतंकियों को डिफेंड करने वाले एक भी शब्द आतंकियों के खिलाफ, क्योंकि दलाली करते हो अंग्रेजों की, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। हम कह रहे हैं कि भाई तुम बीच में गायब क्यों कर देते हो? औरंगजेब के बाद जिन्नत तक आ गए, बीच में जो ये 200 साल का गैप है, ये गैप क्यों हो जाता है? बताइए, अंग्रेज भी यहाँ पे आए और लूटा, लूट के लेकर के गए, लेकिन अंग्रेज को नहीं बोलोगे, अंग्रेज को नहीं बोल सकते, अंग्रेज को नहीं बोल सकते, क्योंकि आज अंग्रेजों की गुलामी करते हो, आज भी अंग्रेजों की
गुलामी करते हो। आज भी तुम अंग्रेजों की इशारे पर काम करते हो और इसीलिए देश का ये हाल हो रहा है। इसीलिए देश का ये हाल हो रहा है। जब तक अंग्रेजों की गुलामी करोगे, जब तक अंग्रेजों के कहने पे चलोगे, उनके मुशीर रखोगे, तब तक यही हाल होगा देश का। एक धर्म सुधार आंदोलन हिंदुओं में चला है, अभी तक मुसलमानों में धर्म सुधार आंदोलन नहीं चला है। बजाय इसके कि मुसलमानों में एक धर्म सुधार आंदोलन चलाने के पूरे देश में डिफेंड करते हुए बैठे हुए। आप कभी गए हो क्या? बताओ भैया, आप हिंदुओं का आंदोलन में जाते हो? बताओ, सुनिए, नाम तुम्हारा जो है फैज खान है। अरे मुसलमानों के आंदोलन में जाओ ना, और तुम मुसलमानों आप हिंदुओं के आंदोलन में क्यों जाते हो? एक आंदोलन चलाओ, मैं तुम्हारे साथ चलाओ ना आंदोलन। आज भी मुसलमानों में 72 हूर के नाम पर लोग भर जाते हैं। मुमताज आलम रिजवी जैसे लोगों को शहीद कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आप बोलो मुसलमानों में धर्म सुधार आंदोलन नहीं होना चाहिए। हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर तोयबा का सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पर जो आतंकवादी घटना हुई है उसका सपोर्ट कर रहे हो इनडायरेक्टली। स्लीपर सेल हो तुम लोग, स्लीपर सेल हो, एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। औरंगजेब के खिलाफ यही विचारधारा आतंकवाद को जन्म देती है। आप पूछ रहे थे ना वो कौन सी विचारधारा है, यही विचारधारा है। आज भी जेएनयू में भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे लगते हैं, कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी के नारे लगते हैं। मैं मुसलमान होने के नाते कहता हूँ ये आतंकवाद खत्म होना चाहिए और इस्लाम और कुरान का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है आतंकवाद फैलाने में वो भी बंद होना चाहिए। और मुमताज आलम रिजवी जैसे लोगों को डिबेट में बुलाकर आतंकवादियों का महिमामंडन करवाना भी बंद होना चाहिए। ये स्लीपर सेल के लोग हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन करते हैं। खुल के बोलो कि इस्लाम का इस्तेमाल कुछ लोग कर रहे हैं आतंकवाद फैलाने में और हम इसकी मजम्मत करते हैं। कुरान शरीफ की गलत व्याख्याएं करके लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम कुरान शरीफ का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम हदीसों का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली उम्मत है, केवल अमन और अमान के लिए काम करेंगे। बॉर्डर सुरक्षित कर दो। अरे देश के अंदर अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, उस तरह से हम जेएनयू के अंदर से लगातार आवाजें उठती है अलगाववाद की, इंटेलेक्चुअलिटी के नाम पर। एक मिनट रिजवी साहब, फैज साहब रुकिए ना। फैज साहब, जो रिजवी साहब ने कहा, आपने सही कहा कि बाकी जगह रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इस धर्म में रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं। आप क्यों नहीं शुरुआत कर लेते? रिजवी साहब जैसे लोग कह रहे हैं हम आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, आप शुरुआत करिए ना। अगर रिफॉर्म्स आज की सबसे बड़ी जरूरत है तो रिफॉर्म्स करिए साहब। अगर इस संप्रदाय के लोगों का दृष्टिकोण इस तरह से बन रहा है, उसे रोकने की जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। तो हम बिल्कुल कर रहे हैं और मैं रिजवी साहब से गुजारिश करता हूं, जब मैं ये कहता हूं कि ये 72 हूर मरने के बाद मिलेगी, आतंकवाद फैलाने के बाद मिलेगी, ये घनघोर अंधविश्वास है, फेक है। तो मुस्लिम युवाओं में इस बात की जागृति के लिए इनको भी काम करना चाहिए। ये खुद 72 हूर मिलेगी मरने के बाद, आतंकवाद के बाद खुद इस कंसेप्ट को मानते हैं। तो ये कहां से? अभी आप इनको बोल दो भारत माता की जय नहीं कहो, चाहते हो मुसलमान भारत माता की जय कहो, रिजवी साहब उसमें गलत क्या है? अगर वो बागेश्वर धाम के उसमें चलेंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं कहेंगे भाई, तो इस्लाह तो इधर आके होनी होगी ना कि उधर जाके होगी? अब ये बताइए, ये वो काम करते हैं जो काम संतों का है, जो काम जो है पीठाधीश्वरों का है। अरे तुम मुस्लिम हो तो मुसलमानों के बीच में काम करो। ये बता भाई, लेकिन आपको चूंकि लालच है, हिंदू रहते हैं, आपको होता चाहिए, क्यों हो आपको शोहरत चाहिए। बागेश्वर धाम से इतनी नफरत करने वाले बागेश्वर बाबा देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उनके साथ नहीं करता, लेकिन वो नफरती बात करते हैं। ये आदमी कौन होता है? बात करते हैं, देश को गुमराह करने का काम करते हैं, और आप जैसे लोग पीछे चलते हैं उनके। सज्जन व्यक्ति कोई संजीदगी से नहीं लेता बागेश्वर धाम, कोई संजीदगी से नहीं लेता है। और ये आतंकवाद का समर्थन करने वाले स्लीपर सेल लोग बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे हैं। स्लीपर सेल नहीं है, क्या हो गया? हम खुली किताब है, सुनिए, हम खुली किताब है। क्यों तुम भारत में रहते हो? हम दूसरे लोगों की तरह नहीं है। सुनो फैज खान, हम भारत माता की जय भी कह सकते हैं, वंदे मातरम भी कह सकते हैं, जय श्री राम भी कह सकते हैं। तुम हमें हमारी बात मत कर देना। मुमताज आलम रिजवी नाम है मेरा, मुमताज आलम रिजवी। और सुनो, तुम ड्रामाई तौर पे आरएसएस के साथ
जीतोगे, लेकिन मैं देश के साथ ओरिजिनलिटी से खड़ा हूं, पूरी ताकत के साथ। मैं एक अच्छा और सच्चा मुसलमान भी हूं, देशभक्त भी हूं, राष्ट्रवादी भी हूं। जरूर जाएंगे। आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जो है मैं पाकिस्तान का छुप करके काम नहीं कर रहा हूं, जैसे आप करते हो, और इजराइल आप जैसे करते हो मैं नहीं करता हूं। और गाजा के मुकाबले बात करते हो, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ कश्मीर में, स्लीपर सेल कहते हो, कुछ नहीं बोलते हो। अंग्रेजों की चाटुकारी क्या करते हो, कुछ नहीं बोलते हो। केरल में जो अत्याचार हुआ उस पर कुछ नहीं बोलते हो। हाँ, बिल्किस बानो पे बोलो, एकता की यात्रा कर रहे हैं, बानो पे मोहम्मद फैज खान बोलो, क्यों ज़किया गया जाफरी पे बोलो, बाबा बोल के दिखाओ। बागेश्वर की यात्रा में बोलो मोहम्मद ना फैज बिल्किस खान बानो पे, जाएगा, क्योंकि ये देश एकता से चलेगा। तुम जैसे तोड़ने वाले लोगों से नहीं चलेगा, ध्यान रखना। क्या वो मुसलमान नहीं, स्लीपर क्या सेल उस देश की शैली नहीं है? अब वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह वाली पॉलिसी हिमायत नहीं करता। तुम्हारे कन्हैया फैज खान साहब, फैज खान साहब बैठ गए रास्ते पर, फैज खान साहब, किसकी हिम्मत है भारत के टुकड़े कर दे? मुमताज रिजवी साहब किसी की होती, किसी की के टुकड़े कर दे। सुनो, पाकिस्तान को मुंह की खिलाई अभी हमने, आपने देखा बांग्लादेश ने किया, पाकिस्तान उसने किया है भारत के टुकड़े। बताइए क्या वो जो देश के आगे नहीं कासिम आया था, महमूद गजनवी आया था, मोहम्मद गौरी आया था, औरंगजेब जैसे आतंकवादी कि जब अमेरिका ने थ्रेट करने की कोशिश की तो हमारे वजीर आजम चाइना पे गए बात करने के लिए, आईना दिखाया अमेरिका को, जाके रूस गए और वहां पे एलएलसी किया, लोकल करेंसी में ट्रेड की शुरुआत की, डीडॉलराइजेशन की बात की। देश के अंदर जो आतंकवादी बैठे हुए हैं उनके बारे में तुम कुछ नहीं कहो। प्रधानमंत्री जी गलत है, बीजेपी गलत है, आरएसएस गलत है, और इसके आतंकवादी डॉक्टर सब मासूम है, वो फरिश्ते हैं। लेकिन अंधभक्ति है तुम्हारी, ये फरिश्ते हैं। तुम खुद स्लीपर सेल का विरोध करो, अपने देश के वजीर आजम के बारे में आप शब्द नहीं बोलो, संघ परिवार के बारे में आप शब्द नहीं बोलो, अपने गिरबान में झांक कर झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, आईना तोड़ने से क्या फायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। भैया इनको बोलो अपने चेहरे के दाग मिटाओ। भारत में गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी नदी है, जाकर थोड़ा चेहरा ठीक है। अब रिजवी साहब थोड़ा शांत हो जाइए। फैज साहब लेकर बैठेंगे तो गंदे ही लगेंगे, आतंकवाद का सपोर्ट करते बैठेंगे तो गंदे ही लगेंगे। फैज खान नहीं हो सकते तुम, हिंदुओं के चाहे जितना कह लो, अरे जो अपने नहीं हो मुल्क का सकते। नहीं होगा गद्दार, हिंदुस्तान के गद्दार, भारत माता की जय बोल दे। मैं कह रहा हूं, और जहां आरएसएस अच्छा काम करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूं। शर्म करो, मैं अगर ना खड़ा, शर्म क्या करें? दलाली करते हो, बात करते हो तुम, जो भारत का नहीं हो सकता, आओ पढ़ी लिखी बात करो, दम है तो 4 श्लोक याद कर लोगे, 4 आयतें याद कर लोगे और समझोगे कि हम सोशल मीडिया पे बड़ा पॉपुलर हो गए, बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए। रिजवी साहब बहुत पर्सनलाइज हो रही है, रिजवी साहब, फैज साहब बहुत पर्सनलाइज मत होइए। फैज साहब आप रुक जाइए, अभी रुक जाइए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसके सीने पे सांप लौटता रहे, मैं श्लोक भी बोलूंगा और कुरान की आयतें भी बोलूंगा, जो करना इसको कोई नहीं लौटता। आपने कुरान पढ़ा ही नहीं, सीने पे सांप कुरान ने जब अपनी चीजों में तमाम वेद कुरान शरीफ की आयतें सुन के तमाम ऐसी चीजों को अपने यहाँ समाहित कर लिया, तो हमारी आपकी क्या औकात है भाई? आप पढ़ो तो, पढ़ो तो। ठीक है, अभी रिजवी साहब हाँ ठीक है, रिजवी साहब एक मिनट, फैज साहब रुक जाइए आप, ठीक है अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए ना, वो नकली लोग हैं ये, एक मिनट रिजवी साहब, एक मिनट शांत हो जाइए। फैज साहब रुकिए, अंबर जैदी जी, अरे फैज साहब आप रुक जाइए, जांच कर ले मेरी ना, भेजो सिक्योरिटियों को जांच कर ले मेरी। फैज साहब रुक जाइए, रिजवी साहब एक मिनट रुक जाइए, रिजवी साहब कैसे मैं रुक जाऊं? अरे तो उनके कहने से, अरे तो अगर आप स्लीपर सेल होते आप यहाँ बैठे होते, आप हमारे मेहमान हैं, आप क्यों ऐसा मान के चल रहे हैं? अरे कल के दिन कोई आपको कह देगा आप क्यों तकलीफ में रह रहे? फैज साहब आप पानी पीजिए, आप थोड़ा शांत होइए, पानी पीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अंबर जैदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक मिनट रिजवी साहब, इतना गुस्सा सही नहीं है, हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है, ये ऐसे लोगों को चिन्हित करने का मामला है जो भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं, ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा करने का, जो भारत के खिलाफ एक तरह का वॉर छेड़ रहे हैं, हम इनके खिलाफ हमको मिलकर लड़ाई करनी, उसमें आप भी साथ हैं, हम सब लोग साथ हैं, कोई इस पे सवाल खड़ा नहीं कर रहा है। अंबर जैदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, रेडिकलाइजेशन के इस रूप को हम क्या कहेंगे जो बहुत डरा रहा है अगर देखा जाए तो?
देखिए, सबसे ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और इस सवाल को लेकर मैं बहुत सालों से जवाब तलाशने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत सारे जो पॉसिबल इसके हल हो सकते हैं उस पे हम बात करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन हल की तरफ हम जाते हुए देखते नहीं है। हमने जब भी सरकार मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा और जो पाठ्यक्रम है मदरसों का उसमें बदलाव की कोई बात भी रखती है तो ऐसा भूचाल और बवाल मचता है जिसको का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर जो रेडिकलाइजेशन का आपने सवाल उठाया, सबसे पहले तो हम इस व्हाइट कॉलर टेररिज्म की बात करें जहां पर सोफिस्टिकेटेड और नोबेल प्रोफेशन के लोग इस तरह से रेडिकलाइज हो जाते हैं। और जैसे कि मुमताज रिजवी साहब ने भी बोला कि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के लोग टारगेट होते हैं और इस तरह के लोग फंस जाते हैं। और ऐसा ही क्यों होता है कि सिर्फ पढ़े लिखे मुसलमान ही क्यों फंसते हैं? गरीब आदमी तो मजदूर ही करने में और अपने 2 वक्त की रोटी कमाने में लगा हुआ है। जैसे कि वो जुम्मन रिक्शे वाला बेचारा मारा गया, उसके बच्चे छोटे छोटे, ऐसे कितने सारे हिंदू है, मुसलमान गरीब लोग अपनी रोटी रोजी कमाने में लग जाते हैं। तो अंबर जयती जी, बॉम्ब थोड़ा देखता, ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। मैं अब आपके मुद्दे पर आती हूँ। देखिए, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भारत में रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान से हो रहा है, बांग्लादेश से हो रहा है, लेकिन ये रेडिकलाइजेशन तो भारत और पाकिस्तान बनने से भी पहले से हो रहा है। जिस विचारधारा ने पाकिस्तान बना दिया वो विचारधारा आज भी भारत से चलती है, उपजती है और लोगों को वर्गलाती है। सिर्फ मदरसे में जाने वाले पढ़ने वाले लोग उससे रेडिकलाइज नहीं होते। जो भी लोग उन फतवों से मुतासिर होते हैं उनका असर समाज पर, देश के पूरी एकता अखंडता पर पड़ता है और हम चुपचाप उन सारी चीजों को होते रहने देते हैं क्योंकि हम सेक्युलर है। जब तक सेक्युलरिज्म की सही परिभाषा पर हम देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखेंगे, इसी तरह से रेडिकलाइजेशन होता रहेगा। सरकार को भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ। ये तो गद्दारी है अपने मुल्क के साथ साहब। उस पे कंप्लीट मॉनिटरिंग। अंबर जयती जी, ये तो सीधे सीधे गद्दारी है। ये जितने लोग हैं ये गद्दार हैं। बिल्कुल गद्दारी है। आप उस देश को नुकसान पहुंचाने चले जिस देश की वजह से आप जिंदा खड़े थे। बिल्कुल ये गद्दारी है। मैं खुद खुले को कह रही हूँ कि ये गद्दारी है। अगर अपने देश के खिलाफ आपके दिल में ऐसा विचार भी आ जाता है तो ये सबसे बड़ी गद्दारी है। जिस देश ने आपको सुरक्षा, नाम, पहचान, जन्म, इज्जत दी, अगर उसके खिलाफ आप ये किसी भी बहाने से कहें कि हमारे पास रोटी नहीं थी, हमारे पर जुल्म हुआ था, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ था, इसलिए हमने ये कर दिया गया, कोई भी बहाना नहीं चलता। वकार भट्टी साहब, आपको लगता है कि ऐसे गद्दारों का चिन्हीकरण बहुत जरूरी हो गया है? जिस तरह से एक के बाद एक नामों का खुलासा हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, इनका चिन्हीकरण जरूरी हो गया है। अगर 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट इस देश में पकड़ा जा रहा है इन लोगों से, सोचिए कितनी बड़ी साजिश रचते थे इस देश के खिलाफ। देखिए, पहले तो मैं जम्मू कश्मीर से पूरे देश को ये कह देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर आज से नहीं कई सालों से टेररिज्म का शिकार हो रहा। हजारों लाखों नौजवान यहाँ अपनी जिंदगियां खो चुके हैं। उसमें पुलिस वाले हों, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सिविलियंस हैं, सिविल सोसाइटी, एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, हर तबके को टेररिज्म से नुकसान हुआ है। और टेररिज्म किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। टेररिज्म चाहे कहीं का भी हो, किसी कलर का भी हो, किसी रंग का हो, किसी बेस का हो, टेररिज्म उसका काम है दहशत फैलाना। देखिए, जो दिल्ली में लाल किले में लाल किले में गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें जो कीमती जानें गई हैं, पहलगाम में इसके पहले गई, इससे पहले कश्मीर में जाती रही हैं, पूरे हिंदुस्तान में कीमती जानें ज़ाया होती रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आज के टाइम हो रहा है, चाहे दिल्ली हुआ या पहलगाम हुआ, इसके पीछे जो मकसद है हमें उस मकसद को पकड़ना है। मकसद ये है कि देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच एक फसाद शुरू हो जाए, इन लोगों के बीच एक लड़ाई और दंगा फसाद शुरू करवाने की जो कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है, उस कोशिश को हमें रोकना है। और उस कोशिश को जो मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ, इंस्टा पे देख रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहा हूँ, मुझे आज ये लग रहा है कि जो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच खाई पैदा हो और ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, तो वो शायद कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ वो लोग जा रहे हैं। क्योंकि जो सोशल मीडिया के अंदर मैं देख रहा हूँ कि आप सारे जो घटना हो रही है, अब सारे मुसलमानों को कहीं ना कहीं कुछ लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। जैसे हम इशफाकुल्ला खान की बात करें, हम मौलाना आज़ाद की बात करें, हम APJ अब्दुल कलाम की बात करें, हम ब्रिगेडियर उस्मान की बात करें, जैसे कोई इंसान ये नहीं कहता कि ये सारे ब्रिगेडियर उस्मान मुसलमान सारे ऐसे हैं, तो ऐसे ये भी नहीं कहता। भाटी साहब, हर हिंदुस्तानी इन्हें पूछता है के साथ टेररिस्ट नहीं लगाना चाहिए। वकार भाटी साहब, हर हिंदुस्तानी इन्हें पूछता है
और जो भारत के खिलाफ इस तरह की गद्दारी करेंगे उन्हें मिट्टी में भी मिला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी देखिए ना, मेरा पॉइंट ये क्लियर है कि कोई भी शख्स हो जो भारत के अंदर हो या किसी भी भारत की रियासत के, स्टेट के किसी भी इलाके के अंदर टेररिज्म फैलाता है, किसी का भी दहशत फैलाता है, वो कोई भी रंग का हो, किसी भी के कलर का भी हो, किसी मजहब का भी हो, उसको सबक सिखाना चाहिए और उसको मिट्टी में मिलाना चाहिए। लेकिन उसकी वजह से आप पूरे धर्म को टारगेट नहीं कर सकते, आप पूरे रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते, आप तमाम मुसलमानों को विलन नहीं बना सकते। जैसे सारे ब्रिगेडियर उस्मान, लेकिन सर आप सब लोग जिनकी समाज में इतनी प्रतिष्ठा है, आप लोगों को भी खड़े होना पड़ेगा ऐसे गद्दारों के खिलाफ, आवाज उठानी पड़ेगी इस समुदाय में ही खुद कि भाई अपना भविष्य बनाइए, भारत जैसा मुल्क कहीं और नहीं मिल सकता आपको। एक मिनट, मुझे पॉइंट क्लियर करने दीजिए, पूरा क्लियर करने दीजिए। देखिए बीच में मैं टोकता नहीं, फिर आप पॉइंट रख देना मेरे तरफ। मैं आपको एक चीज सर क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं आज अभी मिसाल देना चाहता हूं, एक टीवी चैनल का फोन है, मैं उसका नाम आपके टीवी चैनल पे नहीं बताना चाहता हूं। उसने मुझे कॉल किया कि भट्टी साहब आप आइए और थोड़ा सा क्या कीजिए, जो लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो टेररिस्ट या कोई जिनके ऊपर ब्लेम लग रहा है, एजेंसियां उठा रही हैं, तो आप सरकार के खिलाफ बोलिए, एजेंसियों के खिलाफ बोलिए। तो दूसरा पक्ष है, मैंने बोला मैं नहीं आऊंगा इस शो पे, मैं नहीं आऊंगा। जो टेररिज्म एक्ट हुआ मैं उसके अगेंस्ट बोल सकता हूं, बट एज ए कहीं भी किसी भी तरीके से मैं टेररिज्म के सपोर्ट करने के लिए या ऐसे लोग जो इन्वेस्टिगेशन में जिनको बुलाया जा रहा है उनकी कहीं इनडायरेक्टली मैं सपोर्ट भी करूं, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहा हूं। उसने बोला सर फिर हमें आपकी जरूरत नहीं है, मुझे भी आपकी टीवी की जरूरत नहीं है। तो अगर नेशनल टीवी चैनल ऐसे वकार भट्टी साहब, मैं बस अपने चैनल की जिम्मेदारी ले सकता हूं, हम कभी ऐसी सोच नहीं रख सकते। आप अपने खुले तौर पे इस मंच पे विचार रख सकते हैं, हम आपको कभी बाध्य नहीं करेंगे कि आपको ये लाइन लेनी है, वो लाइन लेनी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपके सामने रख रहा हूं। देखिए मैं किसी और ना कभी हमने जीवन में कोई एजेंडा चलाने की कोशिश की, कभी नहीं। कुछ लोग देखिए वही चीज मैं कह रहा हूं, ट्विटर पे टीवी पे जो एजेंडा चल रहा है ना देश को तोड़ने का, देश के बीच हिंदू मुसलमानों के फसाद करवाने का, प्लीज मैं सेंट्रल सरकार से, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, ऐसे जो ट्विटर अकाउंट हो, सोशल मीडिया के अकाउंट हो, टीवी चैनल हो, इनको कंट्रोल कीजिए। क्योंकि विकास भट्टी साहब आपने अपनी बात रख ली। इस बात का तो बहुत दुख होता है साहब कि इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो खाते तो यहां का है लेकिन उनकी निष्ठा पाकिस्तान के जैश से जुड़ी हुई है, वो जैश के कहने पे यहां काम करना चाहते हैं। सर इसमें एक पॉइंट है छोटा सा, अगर आप मैं आ रहा हूं भट्टी साहब, शमून कासमी साहब। रमेश जी, मैं आपको अभी मैंने सबकी बातों को बहुत गौर से सुना। मैं, आप और हम उस राज्य से हैं जिस राज्य की कई मुल्कों से सरहदें जुड़ती हैं। हम उत्तराखंड राज्य के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तमाम फोर्सेस को अलर्ट पे लाकर खड़ा कर दिया है और किसी भी ऐसी गतिविधियों का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारी देश की सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर, आप यकीन करिएगा कि ऐसे लोग बच नहीं पाएंगे, इसलिए कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया है। वो किसी भी पॉइंट के ऊपर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। मुझे यकीन है अपने प्राइम मिनिस्टर पर, अपने होम मिनिस्टर पर, और हमारे अपने उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल पूरी तरह से तमाम फोर्सों को अलर्ट कर दिया है। और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, जो लोग, मैंने पहले भी ये बात कही थी, आपके साथ ही साथ साझा किया था कि पहले दुनिया के इन सारे मुसलमानों को खड़ा होना चाहिए था जब जैश ए मोहम्मद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जब ये संगठन रखा गया। ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं और इन तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी ये सरकार और कोई भी समझौता। और मैं देश के मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि आपको एक सुर में खड़ा हो जाना चाहिए। आज ये इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। आज ये हिंदू और मुसलमानों का मसला नहीं है, देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मसला है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि यह देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। यहाँ के हिंदू मुसलमानों से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी वो अपने बच्चों से और अपने परिवार से करते हैं। हम एक परिवार हैं, हम अलग नहीं हैं। मैं तमाम डिबेटरों से कहना चाहता हूं कि इस वक्त समय है कि हम उन्हें अलग थलग करें और उन आतंकवादियों को, और मैं कहना चाहता हूं जो अल-फलाह का, आप अल-फलाह की भी, इसकी भी इंक्वायरी करिए। ये जो दोनों लोगों का नाम आता है, ये पहले से भी इन्होंने ये जेल में जा चुके हैं। किस तरह के लोगों को वहां कैसी एजुकेशन दे रहे हैं। किसी चीज के ऊपर भी सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होगी।
मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं पूरे देश को कि ऐसे आतंकवादी बच नहीं पाएंगे हम किसी भी तरह से, इसलिए कि हमारा देश, हमने बड़ी मुश्किलों से इस देश को आजाद कराया है। यह देश 1200 साल से गुलाम था। प्राइम मिनिस्टर ने जब यह कहा कि हम 1200 साल से गुलाम थे, यकीनी तौर से हम मुगलों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तातारियों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा कोई रिश्ता जो है वो पुर्तगालियों से नहीं है, इंग्रेजों से नहीं है। 1947 के बाद हम अपने देश को खुद चला रहे हैं और 2014 के बाद जो काम 70 साल में नहीं हुआ है वो आज हमारी सरकार काम कर रही है। तो इसीलिए इन्हें पच नहीं पा रहा है। इनके दो मकसद वो ये है कि सरकार से असंतोष पैदा करने के लिए, एक तो बेगुनाहों को। कासपी साहब, असंतोष पैदा तब होता है जब हम इस तरह की विचारों पे आपस में लड़ने लगते हैं। आज जरूरत है एकजुट होकर इन गद्दारों के खिलाफ खड़ा होने की, इन आतंकियों के खिलाफ खड़ा होने की, जो पाकिस्तान के सुर पे नाच रहे हैं। और रिजवी साहब, ये आप जैसे लोग कर सकते हैं। मैं यही आपके कासमी साहब रुकिए, रिजवी साहब मैं आपके देखिए ऐसा है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने मुल्क के तमाम तंजीमें, रमेश जी एक मिनट, मुल्क के तमाम तंजीमों ने हमेशा कंडम किया है, आतंकवाद का कभी सपोर्ट नहीं किया और आतंकवाद की जो भी सरगर्मियां रही हमेशा जो देखिए आप फैसला ऐसे मत बोलिए प्लीज, हमेशा जो है वो करते रहे कंडम। और मैं नकली लोगों की बात नहीं करता हूं, जो नकली भी हैं, जो स्लीपर सेल भी हैं, जो पाकिस्तान की जबान बोलते हैं, मैं उनकी तो बात ही नहीं करना चाहता, मैं उनकी बात ही नहीं करना चाहता। जो पाकिस्तान की जबान बोलते हो, जो अपनी कौम का नहीं होगा वो किसी का नहीं हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों को तो आरएसएस से निकाला जाए। मैं कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है आरएसएस में ऐसे लोगों के लिए, कोई जगह नहीं है, निकालिए ऐसे लोगों को। बाकी आप जो कह रहे हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ आतंकवाद, मैं तो शेर पढ़ता हूँ कि कायदा शब्बीर का दुनिया को पढ़वाते रहो, वरना ये सारा जहां अलकायदा हो जाएगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, बोलता हूँ, और मैंने इतनी बार मुर्दाबाद का आतंकवाद का, एक बार भी फैज ने कहा, एक बार भी फैज ने कहा, फैज जो कि पाकिस्तान के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, इसलिए देश के अच्छे मुसलमानों को जो है शक के दायरे में लाना चाहते हैं, लेकिन आतंकवादियों के बारे में जिनका नाम मोहम्मद है, इन लोगों ने जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन बनाया। मुमताज आलम रिजवी सपोर्ट कर रहा है स्टूडियो में बैठकर। बोलो, लेकिन जैश ए मोहम्मद का विरोध करो, हिजबुल मुजाहिदीन का विरोध करो। मैं तमाम तंजीमों से निवेदन करता हूं, तुम क्या करोगे? तुम खुद कर दो, पहले आतंकवाद मुर्दाबाद बोलो, जैश ए मोहम्मद मुर्दाबाद बोलो, हिजबुल मुजाहिदीन मुर्दाबाद बोलो, इकबाल मुर्दाबाद बोलो, जिन्ना मुर्दाबाद बोलो, और भारत माता की जय बोलो। सबसे पहले इस आदमी का टेस्ट लो, भारत का कलमा पढ़वाओ, पहले भारत माता की जय करता हूं। वंदे मातरम बोलने के लिए इसे कहो, जो वंदे मातरम का गायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं है। ये लोग समझ गए? ये लोग वंदे मातरम कह नहीं सकते, भारत माता की जय नहीं कह सकते, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बैठे हुए आतंकियों का समर्थन कर रहे हो। एक लफ्ज इस आदमी के मुंह से नहीं निकला, एक लफ्ज इस आदमी के मुंह से नहीं निकला आतंकवादियों के खिलाफ। जो लोग पकड़े गए हैं लाल किले के पास, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं निकला इस आदमी के मुंह से। दौरा करो, सपोर्ट कर रहे हो क्या तमाम तंजीमें? अरे तुम खुद बोलो पहले। हमने हमेशा लिखा तमाम तंजीमें, जब भी तमाम संगठन, तमाम ये तमाम वो दिल में गंदगी लेकर बैठो। ये तुम लोगों का जो गज़वाए हिंद का सपना है बेटा, वो पूरा नहीं होगा, याद रखना। मुमताज आलम रिजवी पाकिस्तानियों का वो इस्लामिक राष्ट्र बनना था, पाकिस्तान बन गया, आतंकवादियों का राष्ट्र बना दिया, आतंकी पाकिस्तान, बांग्लादेश बन गया आतंकिस्तान। उसको अब हिंदुस्तान पूरा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश समझ गए? उत्तर प्रदेश बाबा बागेश्वर तुम जैसों को सबक सिखाने यात्रा कर रहे हैं। हमारा देश है, ध्यान रखना, हमारा देश जो इसलिए है आदमी बाबा बागेश्वर से हमारा नफरत कर देश रहा है। जंग नहीं चाहता, तुम्हारी घंटे में हैसियत अब दिखाई जाएगी। आप लोगों की मैं वजह फिर से से कह रहा हूं, जो दोगली पॉलिसी लेकर के बैठे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। जेबों की और दिलों की भी, जो तुम्हारे दिलों में कीड़ा भरा हुआ है। समून कासमी साहब बोलिए। बात ही नहीं करनी है। लेकिन रिजवी साहब, लेकिन एक मिनट फैज साहब रुकिए। रिजवी साहब, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। रिजवी साहब सुनिए मेरी बात। रिजवी साहब, ये बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये बताएंगे आपको कि कैसे करना है। और हम कह रहे हैं कि इतने लोग थे तो कर क्या रहे थे, रोका क्यों नहीं?
इतने दिन से क्या कर रहे हो? वहां खाली मलाई खा रहे हो, वहां पे चाट खा रहे हो। अरे कर क्या रहे थे तुम? क्या कर रहे हैं वहां पे? आप लोग क्या कर रहे हो? कुछ आप लोगों ने नहीं किया, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप करो काम, सोशल मीडिया को ये इस तरह जबान किसी और से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मैं इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करता, खबरदार। ये इस तरह की जबान किसी और से इस्तेमाल करना। भारत माता की जय बोलो। मैं कह रहा हूं तुम्हारे कहने से भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम बोलो, अल्लाह अकबर बोलो। तुम तो मुसलमान हो, अल्लाह अकबर बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ो, पढ़ो कलमा। आतंकियों का सपोर्ट करूंगा कि जैसे ये शब्दों का इस्तेमाल हमने क्या कह दी? रिजवी साहब भाषा को तो अभी आपने क्या वर्ड बोला, क्या कहा? आप बताइए, आपने हमने क्या कहा? आपने अभी क्या बोला? हमने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ जो वो बोल रहे हैं तो आप क्यों उस तरह वो बोल रहे हैं? ये हर जगह हर टीवी पे यही करते हैं। मैं ये नहीं करता। असली बात तो आपने बताई नहीं कि हम सुधार लाएंगे कैसे, तो आप बड़े आराम से बता सकते। हमने तो कहा बोलो उनके खिलाफ, चलो सब साथ में आओ, मिलो, राजनीति बंद करो। अब और क्या कहें बताओ? तुम्हारी औकात दिखाता रहूंगा। यहाँ का खाओगे तो यहाँ का गाना पड़ेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें खाली सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना है और तुम्हें ओहदा चाहिए, तुम्हें देश से कोई लेना देना नहीं। खुदा हाफिज। लेकिन ठीक है रिजवी साहब, रिजवी साहब नहीं है, लेकिन एक बात फैसला मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। फैसला चैनल से गए, अभी हिंदुस्तान से भगाएंगे। भारत माता की जय। अभी देखिए हमारा मिशन कामयाब हो गया, एक आतंकवादी भागकर जा रहा है। फैसला ये गलत बात है, किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं। मोहम्मद फैज साहब ये गलत बात है, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। नहीं बोलेगा ऐसे ही देश से भगाएंगे। फैज साहब ये शब्दों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को आतंकवादी कह देना ये गलत है। रमेश जी, इसके मैं एक वकार भट्टी साहब कुछ कह रहे, वकार भट्टी साहब। स्लीपर सेल आतंकवादी। चुप कराइए जी, चुप कराइए। ठीक है फैज साहब अभी रुक जाइए, अभी हमारे म्यूट कीजिए, तो म्यूट कीजिए। हमारे जम्मू कश्मीर से जो गेस्ट है वकार भट्टी साहब, उन्हें बोलने दीजिए। यहाँ भट्टी साहब प्लीज कंप्लीट करिए। मैं आ रहा हूँ समून कासमी साहब, वकार भट्टी साहब को बोलने दीजिए, उसके बाद देश का संविधान किसी को ये इसकी इजाजत नहीं देता, ना देश का कानून इसकी इजाजत देता है कि आप किसी को आतंकवादी बोल दें। वो काम सरकार की एजेंसियों का है, उसके बाद अदालतों का है। और टीवी के ऊपर किसी को बोलना तो आतंकवादी है, माँ बहन गाली देना, इसको हमेशा एज ए नेशनल टीवी चैनल हम ऑडियंस को क्या दे रहे हैं? हम इस तरीके के बीमार लोगों को नहीं बिठाना चाहिए टीवी पे, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके की नफरतें फैलती हैं और भाईचारा बिगड़ता है। ऐसे लोगों को घर में बैठा चाहिए, अपनी बीवी बच्चों के पास बैठना चाहिए। मेरी ये देखो हिंदू है, भट्टी सरनेम सऊदी अरब का है क्या, पाकिस्तान का है क्या? वो एक भट्ट साहब यहाँ बैठे हुए, भट्टी ये मेरे सब नेम पे आ गया, कहां से समझ सर? देखिए जाहिलों के साथ बात करके आता है, तेरा बाप होगा। फैज साहब नहीं, फैज साहब मैं अब आपको इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे सकता, अब इससे ज्यादा इजाजत आपको नहीं मिल सकती। आप अपने शब्दों का चयन ठीक करिए। आप इस मंच पे आके इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं माफी चाहता हूं। नहीं गलत बात है, गलत बात है। आप किसी को आतंकवादी कहते हैं, आप किसी को कुछ भी बोलते हैं, ये गलत है। वकार भट्टी साहब हमारे मेहमान हैं, मैं अपने मेहमानों का इस तरह से नहीं, आप अपनी शब्दावली ठीक करिए फैज साहब, गलत बात है। हम अपने मंच पे इस तरह के शब्दों को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। रमेश जी वकार भट्टी साहब उतने सम्मानीय जितने फैज साहब आप मेरे लिए हैं, लेकिन फैज साहब आपको अपने शब्दों का चयन ठीक करना होगा। माफी चाहता हूं, नहीं गलत बात है। मैं भी आपसे डंके की चोट पे कहता हूं, आपको अपनी शब्दावली ठीक करनी होगी। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता राम जी को गाली देकर के कहीं नहीं उन्होंने गलत बोला। ये आपने क्या सुना? कहां संभाला आपने? फैज साहब गलत मत बोलिए। फैज साहब समझौता नहीं करेंगे। फैज साहब मैं आपसे निवेदन करूं, एक बार वकार भट्टी साहब, फैज साहब मैं आपसे विनम्र की रिकॉर्डिंग पूरी मैंने देखा। फैज साहब राम को मानने वाले चोर होते हैं, कहा है उसने, उस बदतमीज आदमी ने। फैज साहब उसको एडिट किया भी ना चलाया है मैंने, जब उसको बताया तो उसको बीप कर दिया गया। फैज साहब आपको पता है तुलसीदास जी ने रामायण में क्या लिखा है? जब आप रामचरितमानस की बात करें, बस एक लाइन में बताऊंगा, निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, ये बोला है साहब। रमेश जी मेरा एक पॉइंट, आप उस बात को हटा दीजिए, मुझे भी मालूम है,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या मतलब है इसका? निर्मल मन के लोग भगवान को पसंद है, छल कपट प्रपंच करने वाले लोग भगवान को पसंद नहीं है। ये कपटी लोग भारत में खाएं और आतंकवादियों का गाएं, ये भगवान को पसंद नहीं है। भारत का खाओगे तो भारत का गाना पड़ेगा। अरे तो बिल्कुल गाना क्या पड़ेगा, गाना ही चाहिए साहब। ये तो मन का भाव अंदर से होना चाहिए फैज साहब, कोई किसी की जबरदस्ती थोड़ा है। वकार भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मेश जी देखिए, हाँ देखिए मैं जम्मू कश्मीर से हूं और मैं एक बात यहाँ क्लियर सबको कह देना चाहता हूँ और ऐसे इंसान को कह देना चाहता हूँ जो हम लोगों को कोई सर्टिफिकेट देने की कोशिश करे। मेरे भाई ने 25 गोलियां खाई हैं, जिसको एक पाकिस्तानी ट्रेंड मिलिटेंट ने मारी थी। मेरे सके कजन को डॉक्टर था, वो भी डॉक्टर था, उसने 25 गोलियां खाकर इस दुनिया से चला जा चुका है और इस दिन वो उसका जनाजा भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कोई हमें सर्टिफिकेट दे रहा है ना कि तुम कौन हो, मेरे घर को टेररिज्म ने खत्म किया, हमारे भाई को आतंकवाद ने मारा है। मुझे जो ये बताया बंदा जो देशभक्ति की बड़े बड़े गाने गा रहा है, सॉन्ग गा रहा है और बकवास कर रहा है, गालियां दे रहा है, अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, ये कब आया लाइन ऑफ कंट्रोल पे? कब आकर इसके भाई ने, इसके पूर्वजों ने, किसी ने गोली खाई है? ये मुझे बताए। किसी को अब्यूज लैंग्वेज बोलता है, किसी को देशद्रोही बोलता है, किसी को आतंकवादी बोलता है। आपके भाई ने, आपके बाप ने, आपकी मां ने गोलियां खाई पाकिस्तान की मिलिटेंटों की? नहीं खाई ना? तो आज के बाद जुबान मत खोला कर उस इंसान के सामने जिस इंसान ने जख्म देखा हो, जिस इंसान ने दुख देखा हो, जिस इंसान ने मारे खाई हो, ऐसे इंसानों के सामने ऐसी बकवास करने की कोशिश मत करना। किसी भी बाप, किसी भी भाई ने हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं किए हैं और ना भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे लगाए हैं। किसने नहीं किया? हमारे भाई ने नहीं किया। हम हाई प्राउड, हम फख्र करते हैं कि हम इंडियन हैं। हम आपकी तरह किसी को खुश करने के लिए बात नहीं करते, हम अपने दिल से करते हैं। क्योंकि मैं अभी बताऊं, मैं पब्लिक आ रहा हूं 30 मिनट रुकिए। मैं अभी आया हूं 8 महीने के बाद जेल से, पीएसए में। मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान की जुडिशरी को कहीं लगा, हिंदुस्तान के कानून को लगा कि कहीं मैं गलत था तो उन्होंने मुझे जेल में बंद किया और मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर वापस आया हूं। अपने दिल से बोल रहा हूं कि मैं इंडियन हूं और मैं वो इंडियन हूं जो देश को तरक्की चाहता है, जो देश को आगे बढ़ना चाहता है। बहुत बढ़िया वकार भट्टी साहब, आपकी बात आ गई। एक बड़ी खबर उसके बाद आ रहा हूं, समन काफी साहब और अंबर जैदी जी में आ रहा हूं। सारे लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिबेट में बहुत गहमा गहमी और बहुत ज्यादा एकदम हीटेड डिबेट हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सेंसिटिव और सीरियस टॉपिक पर हम यहाँ पर चर्चा के लिए बैठे हैं, तो हमें ग्राउंड रियलिटीज के आधार पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं एक डायलॉग की आवश्यकता है। ऐसे हम चिल्लम चिल्ली मचाएंगे और हम खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इससे कोई भी मसला या कोई हल निकलने वाला नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कश्मीर को लेकर, आप ये तो मानेंगे ना कि हमें जब हम बातचीत करें अपने शब्दों का चयन अच्छा करना चाहिए, अपने दूसरे पक्ष के लिए भी अच्छी बात कहनी चाहिए। बिल्कुल, हमें रिस्पेक्टफुली अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना चाहिए और दूसरे को भी इज्जत के साथ बात के रखने देना चाहिए। लेकिन सवाल ये, वकार भट्टी साहब आज बड़ी अच्छी बातें करें, लेकिन उसके पहले भी हमने इनका रुख देखा है। मेरे साथ इन्होंने बड़े सारे डिबेट्स किए हैं और मुझे इनका पहला वाला भी रुख याद है। और आज आप अगर कश्मीर में जो आतंकवाद की बात करें तो कश्मीर में आतंकवाद भी कश्मीरियों की वजह से हुआ है। आप लोगों ने जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स थे उनको यहाँ पर घुसने दिया, रहने दिया, पनाह दी, तभी वो यहाँ पर फल फूल पाए। तो आप लोग कोई एहसान नहीं कर रहे। जो कहते हैं ना, जो बोते हैं वही काटना पड़ता है। आप सबको अब जो जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, तभी चीजें सही हो पाएंगी। पीड़ित कौन है? कश्मीर ही है। अब डॉक्टर यहाँ पर हमने ही मारे खाई हैं, हमने ही गोलियां खाई हैं, तो आपने नहीं खाई। वो आतंकवादी कौन लेके आया था? कौन लेके आया? कौन बरगलाया गया था? आज भी पाकिस्तानियों के हाथों कश्मीरी बरगलाए जा रहे हैं। सरकारों से पूछिए, वहाँ की हिस्ट्री चेक कीजिए, आप किताब को पढ़िए। अब मुझे मत पूछिए, पहले आतंकियों को 87 किसने कराया था? देखिए 87 किसने कराया था? अच्छा बोलना शुरू कर देंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि सारा कुछ भूल के आपको बहुत अच्छा बिठाकर बनाकर सर पे रख लिया जाए। ऐसा नहीं होने वाला है। आप सबको जो आज आप जिस शिकायत कर रहे हैं देश और समाज की, मैडम जी मुझे आपका पता है और आप हम टेररिज्म के आगे सुनिए, हमको सुनना पड़ेगा क्योंकि इतने वर्षों में कुछ हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये जस्टिफाइड नहीं है? लोगों का गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड है। जो कश्मीर में कॉलेजेस में
फंडिंग हुई, मंदिर ट्रस्ट भी फंड कर रहा है बच्चों को पढ़ाई करने में। तो आप कह रहे हैं कि बच्चों, आप सिर्फ मुसलमानों को, मुसलमान को एहसान कर रहे हैं इस देश में रहकर। हम सब बराबर भारतीय हैं। अगर कहीं पे समस्या है तो हमें अनबाइज्ड होकर, एक भारतीय होकर हम समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। समस्या वहां भी है जहां गाय के ऊपर लिंचिंग होती है, समस्या वहां भी है जहां समस्या हर जगह है, लेकिन समस्या की जड़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आप जेल जाके आ गए तो आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया और आप मजलूम बन गए। इतने सालों की समस्या को भी आपको एक्सेप्ट और एड्रेस करना पड़ेगा कि कश्मीर में आतंक की जड़ क्या है। कश्मीर में आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया, सरकार ने इतनी मेहनत की है। अगर आप सुनना चाहते हैं कश्मीर में टेररिज्म कहां से आया तो मैं इतनी सारी वेलफेयर स्कीम चलाई, उसके बाद भी अगर कश्मीरी रेडिकलाइज हो रहा है तो समस्या एक लाइन में समझना है, जो भारत के खिलाफ काम करेगा वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आप यहाँ रह के पाकिस्तान की नहीं गा सकते, आपके जैश से संपर्क नहीं हो सकते साहब, जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। कासमी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ रमेश जी, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, अपने देश के अंदर रिफॉर्म हुआ है, कश्मीर के हालात भी सुधरे हैं। लोग ये नहीं चाहते कि हालात सुधरें। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जो मैंने पहले कहा था कि देश की एकता और अखंडता हमारे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ है, और सारे लोगों को नहीं, ये वो लोग नहीं चाहते जो अपने देश के अंदर अमन नहीं चाहते। और पूरी दुनिया में आज हमारी सरकार ने जो परचम लहराया है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो संदेश दिया है पूरे देश को, आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उससे पूरी दुनिया पचा नहीं पा रही है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन आतंकवादियों ने जिस तरह से, मुट्ठी भर लोग हैं और इन मुट्ठी भर लोगों ने जिस तरह से हमारे कासमी साहब, ये मुट्ठी भर लोग नहीं है, रोज धरपकड़ जो हो रही है, नए नए नाम आ रहे हैं। हम इस गलतफहमी में अब ना रहे कि ये मुट्ठी भर लोग हैं। ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है जो इंटरस्टेट काम कर रहा है साहब। नहीं, सुनिए, अरे नहीं, रमेश भट्ट, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो अल-फलाह के जिम्मेदार हैं, इनका पहले से भी किरदार जो है बहुत मजरूह है। बहुत इन्होंने लोगों से, ये जिस तरह से इन्होंने एक बैंक बनाया था, उसकी भी इंक्वायरी मेरे ख्याल से अब सरकार करेगी, ताकि जो है ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जिस तरह से इन्होंने जिन आतंकवादियों, जिनकी ये, मैं तो हैरत ज़दा हूँ इस बात के ऊपर कि एक जो आप बात कर रहे थे कि पढ़े लिखे लोग इस तरह से मुलव्विस हो रहे हैं, तो ये पढ़े लिखे लोग ही तो अनपढ़ों को गुमराह कर रहे हैं। ये सरकार के प्रति असंतोष पैदा करने का एक षड्यंत्र है। सरकार जिस तरह से निष्पक्ष तौर से तमाम योजनाओं के अंदर सबको शामिल कर रही है, तमाम वर्गों का विकास कर रही है, देश आगे बढ़ रहा है, ये वही साजिश का हिस्सा है। और इसमें पूरी दुनिया के जितने, लेकिन समून कासमी साहब, इस समय भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती खड़ी हुई है, और जाहिर है हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस क्षेत्र में बहुत तेजी से काम करेगी। केवल हमें सीमा पार से भी जो लोग हमारे देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं उन पे भी नजर रखनी है, और भारत के अंदर जो लोग भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें भी चिन्हित कर उन्हें भी कानून के दायरे में लाने की जरूरत है। बहरहाल मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं चर्चा के लिए। और फैज साहब, आपसे व्यक्तिगत निवेदन करता हूं कि आप जैसे व्यक्ति को अपने शब्दों के चयन पे बहुत सोचना होगा सर। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।